हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये जो टॉपिक है या आज का हमारा जो ये लेक्चर है, आज अगर आपने इसको देख लिया तो आपकी इस चैप्टर का हाफ पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि बात करें इस चैप्टर की जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पूरा 5 अंक का आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अगर आपने आज की यही वीडियो बस देख ली तो इस वीडियो में ही आपके 1 से 2 अंक पक्के हो जाएंगे। यानी कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए एक बार इसको बताते हैं कि क्या आज की क्लास में पढ़ना है हमको। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 है भैया, क्लास 10th का वास्तविक संख्या रियल नंबर्स नाम है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज अपना अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल है, तो आज से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या क्या करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस स्ट्रेटजी वीडियो को जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले आप देख लीजिए, ठीक है, देन आप यहाँ पे आइए। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, पहला चैप्टर है। अब इसके टॉपिक्स हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बात करें भाई, देखो भूमिका तो नॉर्मल चीज़ है वो। उसके बाद पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। 1.1 अध्याय 1.1 में आपको यही पढ़ना है और आज उसी की पहली क्लास है, ठीक है। और दूसरा है टॉपिक आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये 1.2 में पढ़ना है, अध्याय 1.2 में। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ संख्याएं हैं, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है और उसके बाद ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं की, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, किसी चीज़ को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओवरऑल बोले तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप गिनती कैसे करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाए, ठीक है, तो उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जाती हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जहाँ तक हम गिनती ना कर सकें, क्योंकि हम मतलब गिनने की कोई लिमिट थोड़ी होती है, जितना चाहो उतना गिन सकते हो, कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी हमारे पास है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको कैपिटल एन लिखा हुआ दिखे तो वो समझ जाइए प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। नॉर्मली इसको इसी एन से डिनोट किया जाता है। और पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अच्छा, होल नंबर क्या होती हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लें, अभी तक आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रही हैं। अगर इसी में हम जीरो को ऐड कर लें, शून्य को, तो बस अब जो संख्याएं आ गई वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाती है। अगर मैं पूछूं कि क्या ये भी पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल ये भी पूर्ण संख्या है। क्या ये भी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। मैं अगर पूछूं क्या जीरो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल जीरो पूर्ण संख्या है। लेकिन जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसको याद रखिएगा। चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करें, तीसरी संख्या के ऊपर, तो ये है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स एंड इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। तो इंटेजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अगर इनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, साथ के साथ शून्य भी शामिल हो, तो बस उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर माइनस का इनफाइनाइट। अच्छा, इधर प्लस का इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस का इनफाइनाइट होता है। इंटेजर्स क्या है, देखिए इसमें पूरी की पूरी ये प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं, और इस प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं, यानी 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, ये भी शामिल हो गई हैं, और साथ के साथ जीरो भी शामिल हो गया है। तो इसी पूरे को मिला करके हम इंटेजर्स यानी पूर्णांक बोलेंगे। अब पूर्णांक के प्रकार थोड़े से होते हैं, याद रखिएगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं, ऋणात्मक वाले को, और धनात्मक जो ये पॉजिटिव वाले हैं इनको धनात्मक
पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो बीच में बच गया उसको ना धनात्मक बोलेंगे ना ऋणात्मक बोलेंगे, वो कुछ नहीं होता है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक। तो ये थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में जानकारी ले लें। तो रेशनल नंबर इनको बोलते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं, यानी क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, पी बटा क्यू, और जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, इज़ नॉट इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि पी बटा क्यू मतलब आप लिखो तो 3/4 आगे ना बटे के फॉर्म में। भिन्न आपने पढ़ा होगा, ये भिन्न है एक तरह से। बस इस बात का ध्यान देना कि क्यू यानी नीचे जो भी आप अंक लिखोगे वो जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। ये दोनों पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब कोई से भी इनमें से आ सकते हैं, बट क्यू जो है बस वो जीरो ना हो, बाकी चाहे जो हो सकता है। 3/4 हो गया, 5/3 हो गया और 1/0। अब बताइए 1/0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बताइए। देखिए यहाँ पे क्यू यानी जो नीचे हर आ गया वो जीरो हो गया, और जीरो होते ही ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसको हम परिमेय संख्या में कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछूं 0/1 तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल बिल्कुल परिमेय संख्या है। मैंने क्यू को कहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, पी यानी ऊपर वाला तो जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। तो 0/1 परिमेय संख्या है, या सिर्फ जीरो आप लिख दोगे तब भी वो परिमेय संख्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, 22/7 ये परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे भाई कि ये दोनों पूर्णांक हैं, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और जो नीचे है वो जीरो नहीं है, 7 है, तो ऑब्वियसली परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही, ये एक परिमेय संख्या है। तो अब होप करता हूँ आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी कि क्या होता है परिमेय संख्या। अगर ये समझ में आ गया तो हम अपने अगली संख्या के ऊपर चलते हैं, जो कि है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो कि है इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। क्यू डैश, इसको क्यू से डिनोट करते थे, इसको क्यू डैश से, क्यू के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा देंगे, ठीक। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, सेम कंडीशन। यहाँ पे मैंने कहा पी बटे क्यू, यहाँ पे जो क्यू है वो पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक हो सकता है क्यू, ठीक है। क्यू जो है अपना ये एक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पी जो है ये पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि √2 आप ले लीजिए, √2 पूर्णांक नहीं होता है, इसके बटे में 1 लगा दीजिए, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पी जो है वो पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, क्यू पूर्णांक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 जो है पूर्णांक है और √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। ओवरऑल बात करें तो जिन संख्याओं में p जो है वो पूर्णांक नहीं होता है और q पूर्णांक हो सकता है, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल बन जाएंगे, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे अपने अपरिमेय संख्या होते हैं और सबके बटे में आप 1 लगा सकते हो। दशमलव में बात कर ले तो दशमलव में भी ये होते हैं, जैसे 0.10 100 1000 1000 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से संख्याएं चलती जाती हैं और इनको कभी ये एंड नहीं होती हैं, ये लगातार चलती जाएंगी, कभी भी इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई तो वास्तविक संख्या देख लेते हैं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, जिनको आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप परिमेय और अपरिमेय को साथ में कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएंगी वास्तविक संख्याएं। अच्छा इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप सभी को पता होगा कि ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो कि मैंने यहाँ पे आपसे बता दिया था परिमेय संख्या की कैटेगरी में। अब क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो ये तो भाई साहब परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, एक अंक में पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ बोर्ड का, आपके 2026 बोर्ड में पूछा गया एक क्वेश्चन है, वो मैं लेकर आया हूँ, तो आज की क्लास में उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगली संख्या देखते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर वास्तविक संख्याएँ बनती हैं। जैसे मान लीजिए √2 आ गया, ठीक है, √3 आ गया, 1/2 3 4 √7 ETC, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी आप ओवरऑल बात करो, सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं,
तो वैसे आप 11th में पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ी होती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी मान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं शामिल होकर, ठीक है। तो ये बस कुछ संख्याओं का इंट्रोडक्शन था जो कि आपने 9th में ज़रूर ही पढ़ा होगा, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनका एक बार रिवीजन पूरा हो गया, उनको बता दिया मैंने। जिन लोगों ने पढ़ा है उनका भी रिवीजन हो गया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो अब चलते हैं अपने इस 1.1 के टॉपिक पर, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो अपना टॉपिक ये होने वाला है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अब जो हमारा टॉपिक है, जो कि है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारा अध्याय 1.1 का टॉपिक है, ठीक है। जितना भी इंट्रोडक्शन है अपने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब बस ये इतनी बातें और है जो हमको जाननी है, उसके बाद हम सारे उदाहरण और प्रश्न सॉल्व करेंगे, मतलब अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, इसको कहते क्या है, मतलब कैसे इसको मतलब परिभाषित करेंगे। तो कहते हैं कि भाई प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है। तो मैंने वही एग्जाम्पल लिया हुआ है जो आपके 2026 बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है। 1 अंक में आया था, विथ मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आया था 1 नंबर का। इस पर टिक लगाना था कौन सा सही है। इस बात को मैं सिखाने के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए इसी को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसने कहा है, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सीधी सीधी ये होती है कि भाई अगर कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या जानते हैं आप, कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में। तो जैसे मान लीजिए जो 1000 है अपनी, वो एक है हमारी भाज्य संख्या है। ये तो सभी लोग जानते हैं। भाज्य संख्या का मतलब जो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए। तो इसका अगर हम गुणनखंड एक बार करके देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए। तो सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 का 5 में 10, डबल जीरो। 2 से फिर काटेंगे, 2 का 2 में 4, 1 यहाँ गया, 2 5 10, जीरो। और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में 4, 1 यहाँ बच गया, 2 का 5 में 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से काट के देखते हैं। तो 5 का 2 में 10 और 5 का 5 में 25। एक बार और काटेंगे तो 5 का 5 में 25 आ गया, ठीक है। यानी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर नोटिस यहाँ पे कर पा रहे हो तो 1000 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और गुणा में 5। और इसी चीज़ को आप क्या ये लिख सकते हो कि 2 क्योंकि 3 बार गुणा में है तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा, और 5 क्योंकि 3 बार गुणा में है तो 5 पे भी पावर 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, ये थी एक भाज्य संख्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 1000 को हम किसी अभाज्य संख्या के घातों के रूप में लिख सकते हैं। तो यही तो होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यानी कोई भी भाज्य संख्या उसको इस तरह से अगर हम डिनोट कर लिए तो इसी स्टेप्स को, इसी तरीके को ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई होगी। और ये जो हमने सॉल्व किया है, ये इसका आंसर भी आ गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास में आपके 1 से 2 अंक पक्के होने वाले हैं। इस तरह के 1 से 2 अंक आते ही आते हैं, मतलब एक से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसका जो आंसर निकल के है 2 पे पावर 3 गुणा 5 पे पावर 3, यानी 5 पे पावर 3 गुणा, ये वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू है नहीं, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ये आपका टिक लगाने वाला था। अब 90% बच्चे ही गलती कर देते हैं। अब बताइए, इतना आसान सा सवाल है, इसमें अगर आप गलती करके आओ, 1 नंबर कटवा के आओ, तो बताइए क्या मतलब है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में करवाऊँगा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आप वहाँ पे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसको भी आप समझ लीजिए कि किन्हीं 2 संख्याओं धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ए और बी के लिए क्या होता है कि भाई
ए और बी का गुणा उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 5 है, एक संख्या और एक संख्या 3 है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है यानी 5 गुणा 3 ये किसके बराबर आएगा? इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के HCF। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे आप तो 5 का 3 में 15 ही आता है, और इन दोनों का HCF आप निकालोगे तो 1 ही आता है। 5 का 3 में यहाँ 15 आ गया और 15 का 1 में यहाँ भी 15 आ गया, बराबर होगी बात। तो ओवरऑल दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको फार्मूला रट लेना है, याद कर लेना है। इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हैं जो कि सॉल्व करने हैं, और वो भी 2 अंक के सीधे आते हैं। तो आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है अध्याय 1.1 का। तो कल हम इसके जितने भी उदाहरण हैं वो कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पूरी तरीके से समझ में आई है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आप पढ़ सकें। और आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अब डेली पढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपके एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तैयार रहिएगा और इसको रिवीजन करके ही आइएगा।